जल्दी से बिना समय गवाए हम चर्चा पे आएंगे। गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो क्योंकि आवाज आ रही है जी, सबसे पहले तो सर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपसे मैंने 2014 से लेकर अब तक ऑल्टरनेट जो ऑप्शंस होते हैं, जिसे बोलते हैं वैकल्पिक ईंधन, उसकी बात हमेशा सुनी है। वैकल्पिक ईंधन को आपने आत्मनिर्भर के रास्ते की बात कही है कि भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो वैकल्पिक ईंधन के रास्ते पे जाना होगा। आज जब पूरी दुनिया में इमरजेंसी क्रिएट हो गई है ऑयल को लेकर, तो भारत कहां खड़ा है? और जो आपने 2014 से लेकर अब तक वैकल्पिक ईंधन पे काम किया है, इथेनॉल पे, इथेनॉल ब्लेंडिंग पे, क्या हम आत्मनिर्भर के आसपास हैं या कहां तक हमें और जाना है? आवाज नहीं आ रही, माइक। हेलो जी सर। हमारे देश में हमारी 86% जो एनर्जी है वो इंपोर्ट होती है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें स्वावलंबी बनना होगा। और ये 86% जो एनर्जी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसकी कीमत है 22 लाख करोड़। यानी हमारे देश से इतना पैसा देश के बाहर जा रहा है। ये पेट्रोल, डीजल, गैस, ये जो आता है जिसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, वो 23 लाख करोड़ की इंपोर्ट होती है। ये तो देश के बाहर पैसा जाता है, ये तो समस्या है ही। पर इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण समस्या ये है कि ये पूरी फ्यूल लाकर हमारे देश में हमने एयर प्रदूषण में बढ़ोतरी की है जी। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं, 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन के लिए मैं जिम्मेदार हूं। क्योंकि रोड पर आप जो पेट्रोल और डीजल के वाहन चलाते हैं, उससे जो प्रदूषण होता है, उसके दुष्परिणाम क्या है, ये मैं दिल्ली के लोगों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसी प्रकार से प्रदूषण चलता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे यहां दिल्ली जैसे बड़े शहरों में लोगों के जीवन में 5 से 10 साल की कमी हो जाएगी जी। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन, ये देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए 3 बातें इंपॉर्टेंट है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि गांधी जी कहते थे कि हमारे देश गांव में रहता है। एक समय 80% से ज्यादा आबादी गांव में रहती थी और आज स्थिति ऐसी हो गई कि वो 60% पे आई है। ये 20 to 25% जो लोग गांव से निकले हैं, ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर में आकर बसे, बड़े शहरों में। ये खुशी से नहीं आए, मजबूरी से आए हैं। गांव में रोजगार नहीं, शिक्षा की सुविधाएं नहीं, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं, गांव में रोड नहीं। इन सब समस्याओं को देखते हुए लोगों ने गांवों को छोड़ दिया, वो शहरों के झोपड़पट्टी में आने लगे। ये नई समस्या है। मैं जो बात करता हूं वो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये पॉलिसी की बात करता हूं। अब इसका अर्थ आप समझिए कि हमारे देश में आज जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस सेक्टर का है, 52 से 54%। 22 से 24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है और केवल 12% एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का है। 60% पॉपुलेशन देश की ग्रोथ में 12% कंट्रीब्यूट कर रही है और परिणाम यही है कि वहां रोजगार नहीं है, भूखमरी है, गरीबी है और गांव गरीब मजदूर किसान दुखी है। और इस पार्श्वभूमि पर 2004 से एक मिशन के रूप में मैं काम कर रहा हूं। पहली बात, हमारी खेती की समस्या क्या है? शुगर सरप्लस, कॉर्न सरप्लस। इस साल हमने वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर राइस का प्रोडक्शन किया है, राइस सरप्लस, गेहूं सरप्लस।
हमारे यहाँ मुंबई शहर में बर्तन मांजने की राख 30 और 40 रुपए किलो मिलती है और गेहूं और चावल के भाव उससे सस्ते हैं। फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड के भाव बढ़ते जा रहे हैं और हमारे किसान के उपज के भाव कुछ नहीं है, क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी में हैं। कॉर्न का भाव अमेरिका तय करती है, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करती है, शुगर का भाव ब्राजील तय करती है। और इसलिए हमने हमारे देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस सॉल्यूशन निकाले। और उसमें से पहला जो है, हम शुगर के जूस से, मोलाइसिस से, कॉर्न से, ब्रोकन राइस से और बाम्बू से हमने इथेनॉल बनाना शुरू किया है। मैं अभी जो गाड़ी में आया, आप नीचे आई थी, वो टोयोटो की हाइब्रिड एनोआ है, फ्लेक्स इंजन की। उसमें 100% इथेनॉल है और वो चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल के भाव को अगर पकड़ा जाए तो जो एवरेज मिलता है वो इस गाड़ी का 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। यानी कंज्यूमर का भी फायदा है, इंपोर्ट भी बचेगा, प्रदूषण जीरो है। मेरे गाड़ी में जीरो प्रदूषण है, ग्रीन फ्यूल है। अब हम ट्रैक्टर भी ऐसा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। अब मैंने ट्रैक्टर वालों पर डंडा चला है कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी हम अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का उपयोग करेंगे। तो सीएनजी का और फ्लेक्स इंजन इथेनॉल का अब ट्रैक्टर मार्च में मुझे मिल रहा है, मैं वो अभी मार्केट में लॉन्च होगा। तो ये सब होने से क्या होगा, इंपोर्ट बचेगा। अब उदाहरण के लिए बताता हूं कि हमने एक निर्णय किया, मैं बहुत दिनों से पीछे था, कि हम मक्के से कौन से इथेनॉल बनाएंगे जी। तब मक्के की एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी और मार्केट प्राइस 1200 रुपए थी। यानी बिहार यूपी में तो किसानों को खूब नुकसान हुआ। और जैसा हमने निर्णय किया कि हम मक्के से इथेनॉल बनाएंगे, तो मक्के का भाव 28 रुपए क्विंटल पहुंचा और यूपी और बिहार के किसानों के जेब में 45,000 करोड़ रुपए गए, क्योंकि मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ। अब जैसे इथेनॉल हुआ तो ये परली राइस स्ट्रॉ जलाते हैं, ये राइस स्ट्रॉ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी सब जगह जलाते हैं। अभी हमने करीब 4000 प्रोजेक्ट देश में, अभी 4 दिन पहले पुणे में उसके ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई, मैं इनॉग्रेशन में था। उसमें से 400 प्रोजेक्ट का काम शुरू है, 180 प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। और कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, प्रेस मड, स्पेंट वॉश और म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट को डालकर और गोबर से डालकर बायो सीएनजी बन रहा है। और आज जो आप बोल रहे हैं ना, आज चल रहे सब न्यूज कि गैस की कमी है जी। होटल वालों ने कहा कि अब हम होटल बंद करेंगे, खाना नहीं देंगे, तो ये सब गैस देश में पैदा होगा तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। सर, इसी पे एक सवाल ये पूछना है, आपने तो कहा कि कचरे से बायोफ्यूल भी बनाऊंगा और आपने किया भी। इथेनॉल आप बता ही रहे हैं, मक्का से, पराली से इथेनॉल 20% ज्यादातर ब्लेंडिंग हो गई है। हम कब उस प्रोडक्टिविटी पे पहुंच जाएंगे 90% कि हमको मिडिल ईस्ट से तेल लेना ही नहीं होगा? देखिए, 23 लाख करोड़ रुपए जो इंपोर्ट होता है, अब 2004 में सब प्रकार की कोशिश करने के बावजूद अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की इकोनॉमी 2 लाख करोड़ की बनी है। राइट। और हिंदुस्तानियों को वरदान है, एक्सपर्टाइज है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ाना और ऑटोमोबाइल का नंबर कैसे बढ़ाना। अब घर में 5 लोग हैं, 7 गाड़ियां हैं। राइट। और आपके यहाँ दिल्ली में तो ऐसे धनवान लोग सबके घर पे मैं जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपना घर नीमों से बनाया, अंदर में 8 गाड़ियों का पार्किंग है। तो ये 4-4 मंजिली मार्बल ग्रेनाइट लगा के घर बनाते हैं और गाड़ियां रोड पे रख देते हैं। बिल्कुल सर। तो पार्किंग नहीं होगा, रोड कैसे, कहां से जाएंगे लोग? और दूसरी ओर प्रदूषण बढ़ेगा। तो आने वाले समय में हमें अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल को बढ़ाना होगा। अब इसमें अच्छी बात बताता हूं जी। जब मुझे याद है, चैनल का नाम नहीं लेता, ताज पैलेस में कार्यक्रम था और मैंने उसी समय पहली इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया था जी।
तो मुझे प्रश्न करती महिला ने पूछा, जी मैंने देखा सर इंटरव्यू वाला। हाँ, कि इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद होगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अब कोई गाड़ी बंद पड़ी क्या? अब इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब दिल्ली में पूरी इलेक्ट्रिक बस हो गई, अब इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, अब इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। और जो लिथियम आयन बैटरी थी जिसकी कीमत $150 पर किलोवाट पर आवर थी, अब वो $55 पर किलोवाट पर आवर, यानी 1/3 हो गई। और लिथियम आयन, फिर बैटरी केमिस्ट्री में सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी एक दिल्ली के आईआईटी के लड़के ने ढूंढा है, उसको फोर्ड कंपनी ने अवार्ड दिया है। और अब एल्यूमिनियम शीट जो है वो फ्यूल बनेगी, और वो हमारे यहाँ के बहुत बड़े ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी खरीद ली है। तो अब अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, और आखिरी में जो फ्यूचर है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। ओके जिसका उल्लेख अभी जगदीश जी ने किया था जी। कि हाइड्रोजन इज ए फ्यूल फॉर द फ्यूचर। राइट। हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, 86% एनर्जी आयात करते हैं, 23 लाख करोड़ रुपए देश के बाहर जाते हैं। हमारा विजन है, हमारी कमिटमेंट है कि एक दिन ऐसा होगा कि वो हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। और ये जो हाइड्रोजन बनेगा, ये 4 प्रकार का हाइड्रोजन है। जो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है वो ब्राउन हाइड्रोजन है, जी। जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन है, जो पानी से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। पर इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस में 1 kg हाइड्रोजन को 50 यूनिट पावर लगती है। अगर सोलर की पावर पकड़े तो भी 150 रुपए की हो गई, जी। तो बहुत महंगा है। तो जो मैं जो आग्रह कर रहा हूं और जिसमें हम काम कर रहे हैं वो है कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करके उसमें ग्लास, प्लास्टिक और मेटल रिसाइकलिंग करेंगे, और ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालेंगे, और बायोडाइजेस्टर में मीथेन तैयार होगा। और मीथेन से 2 अल्टरनेटिव होंगे, एक तो हम सीएनजी तैयार करेंगे या हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे ग्रीन। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगले महीने में कचरे से ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, इसका इनॉग्रेशन नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो रहा है, और अब वो सीएनजी 28 टन पर डे बना रहे हैं। उसको सीएनजी के बजाय हम हाइड्रोजन बना सकते हैं। इसमें दिक्कत एक ही है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन ये समस्या है, और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन ये समस्या है। अभी मेरे पास गाड़ी है हाइड्रोजन की, शायद आपने देखी है। जी बिल्कुल सर। उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है, और मिराई का मीनिंग है भविष्य, फ्यूचर। अब प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसपोर्ट और फिलिंग स्टेशन, इसमें 8 करोड़ रुपए लगते हैं फिलिंग स्टेशन में। इसमें टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उसमें आज काम करने की आवश्यकता है। हाइड्रोजन मिशन को हमने काफी ग्रांट्स दी है, और मैं अभी 10 प्रोजेक्ट कर रहा हूं देश में जो विशेष रूप से हाइड्रोजन पर है। वो कुछ दिन पहले मैंने हाइड्रोजन की 3 ट्रक टाटा की ताज पैलेस होटल में, एक जो थी वो इसमें थी अपने आईसी इंजन यानी डीजल पेट्रोल इंजन में हाइड्रोजन डाल के ट्रक चलती थी, ओके। और दूसरी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर थी। तीनों ट्रक का लॉन्च किया है। बिल्कुल। अब हाइड्रोजन की गाड़ी, अब बसेस तैयार हुई है, और हम लोग 10 रूट 600 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट लिया है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, वो प्रोजेक्ट की लिस्ट मेरे पास है, अभी मैं आपको दूंगा। और वहां टाटा, अशोक लेलैंड, आईओसीएल, वॉल्वो, आईपीसीएल, एनटीपीसी, ये सब 10 कंपनियां हैं, और हम देश के 10 राष्ट्रीय महामार्गों पर हाइड्रोजन का फिलिंग स्टेशन होगा, ट्रक होगी, बसेस होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट अभी हम शुरू कर रहे हैं, काम शुरू है उसका। बिल्कुल सर, लेकिन इसी से लॉजिस्टिक्स, जैसे आपने बताया कि पेट्रोल, सीएनजी स्टेशंस, वैसे ही लॉजिस्टिक इशू यूजर्स का ये है, वही स्टैंड करता है कि जो ईवी चलाते हैं गाड़ियां या फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग को, ये कह रहे हैं कि जो वाहन है वो उपयुक्त नहीं है अभी,
ऐसा लोगों का मानना है कि अभी ईवी की गाड़ियां रुक जाती हैं, कई बार इश्यूज हैं। आपको लगता है कि अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसा बदलाव आने की जरूरत है? पहली बात तो ऐसी है कि आप जितना सब बोल रहे हो वो 100% गलत है। अच्छा सर। प्रॉब्लम यही है कि बिना देखे बिना सोचे लोग बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता जी। हूं, ये यहां से नजदीक सोनीपत है और शिपिंग में एक बख्शी एंड कंपनी है, बहुत प्रसिद्ध है। अब वहां मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि रेणुका शुगर के जो मुरकुंडी करके है, उन्होंने एक चाइनीज कंपनी से कोलैबोरेशन किया और 60 टन का ट्रक है और उसमें स्वैपिंग टेक्नोलॉजी है और जेएनपीटी, कांडला और मुद्रा के कंटेनर ये सोनीपत पे आते हैं और सोनीपत पे कंटेनर जेएनपीटी और वहां जाते हैं और 60 टन का ट्रक है। 10 मिनट में बैटरी निकालते हैं, चार्जिंग बैटरी रखते हैं। अब 110 रुपए का डीजल जहां लगता है वहां 20 रुपए की बिजली लगती है और चार्ज हो जाता है 10 अभी मैं आपको बताऊंगा, ये तो देश बदलने वाली बात है जी। कि हमारे चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, यूरोप और अमेरिका की कॉस्ट 12% है और हमारी 16% थी पिछले साल। जी। पर IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने एक स्टडी किया और उन्होंने कहा कि ये जो राष्ट्रीय महामार्ग बने हैं, जैसे दिल्ली से देहरादून अभी रोड बन गया है, उद्घाटन केवल होने का है, 2 घंटे में होगा। तो दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा, चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा, दिल्ली से मेरठ 4 घंटे था 1 घंटे में हुआ, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, कटरा 6 घंटे में होगा, श्रीनगर 8 घंटे में होगा। ये ऐसे कम से कम 50 रोड बना रहे। दिल्ली से चेन्नई 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम हो रहा है। नया हाईवे बना रहे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल और कर्नूल से चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेंद्रम। अब मुंबई पुणे जाने की जरूरत नहीं, 320 करोड़ कम हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है, यानी 16 से 10 पर आई है। और मैं आज आपके कार्यक्रम में घोषणा करता हूं कि आज हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में यानी 9% पे है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अच्छे रोड और चेंज इन फ्यूल में हम चाइना से भी कम हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट अगले 3 साल में होगी, ये आपको वचन देता हूं। और अमेरिका के राष्ट्रीय महामार्ग जो है उसका जो स्टैंडर्ड है उसमें भारत के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के राष्ट्रीय महामार्ग के बराबर होंगे, बिहार, यूपी, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा तक। ये भी बात आपको बता। आपने 1.5 लाख हाईवेज का जो ये सड़कों का नेटवर्क बना दिया सर, आपने अभी गिनाया। मैं दिल्ली से ग्वालियर 2.5 घंटा, मेरठ 40 मिनट कर दिया आपने, जयपुर 2.25 घंटे, मैं 2.5 थोड़ा घंटे। आपको दुरुस्त करता हूं। ये जो उत्तर प्रदेश का जो है आगरा दिल्ली रोड, आगरा से ग्वालियर शायद आपने मैं अभी बताता हूं। तो वो वहां जाने के लिए शायद अभी ये हाईवे से 2.5 घंटा लगता है। जी जी फिर आगरा से ग्वालियर में नया ग्रीन हाईवे बना रहा हूं, बिल्कुल, जिसका टेंडर निकल गया, काम चालू हो गया, भूमि पूजन करना है, तो वो हो जाएगा 2 घंटे में। बिल्कुल। यानी दिल्ली से आगरा आप 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब मेरी आइडिया क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी कोई तो भी मुझे मिले थे यहाँ, वो चंबल के अपने, हाँ आप कहाँ के हैं? मुरैना से। मुरैना जी। अब मैं एक चंबल एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं और वहां जमीन ही जमीन पड़ी है और मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सलाह दिया कि अब दिल्ली से ये 5 घंटे में हो जाएगा, तो जमीन पड़ी है तो आप ये गुड़गांव में और ये अपना नोएडा में इतने जमीन के भाव बढ़ गए हैं, तो आप डिक्लेयर कर दो कि जो ये आएंगे यहां, ये मुरैना, चंबल और ये इटावा, इस साइड में जो पूरा लैंड पड़ी है वेस्ट लैंड, यहां जो इंडस्ट्री डालेंगे उनको हम 1 रुपए पे जगह देंगे। कंडीशन इतनी कि 3 साल में इंडस्ट्री शुरू करें फुकट में, तो पूरी रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर हो जाएगी इनकी। राइट सर। तो जो चंबल एक्सप्रेस हाईवे है वो अपना कोटा नहीं, अपना इटावा, जी। इटावा से कोटा मुंबई दिल्ली हाईवे को मिल जाएगा और दिल्ली से ग्वालियर मैक्सिमम 4.5 घंटे में हो जाएगा।
तो मुझे आप बताइए कि मैं आपको आज डिक्लेयर कर रहा हूं कि अगले 3 महीने के अंदर दिल्ली से देहरादून फ्लाइट बंद हो जाएगी। फिर दिल्ली से जयपुर, अभी फ्लाइट मुझे लगता नहीं 3 महीने में वो बंद हो जाएगी। मेरे पर विश्वास रखिए। मैंने मुंबई पुणे हाईवे बनाया था तो 8 फ्लाइट थी जेट एयरवेज के दिल्ली और मुंबई के बीच में, और मैंने डिक्लेयर किया था कि पुणे से मुंबई फ्लाइट बंद होगी। अब 8 साल से एक भी फ्लाइट नहीं है, कोई जाता ही नहीं। लेकिन चेन्नई से बेंगलोर फ्लाइट बंद हो जाएगी, मैसूर से बेंगलोर फ्लाइट बंद हो जाएगी। सर क्योंकि आप काफी सारी घोषणा की, मैं एक आपसे प्रॉमिस भी चाहती हूँ, घोषणा भी, और मैं चाहती हूँ विजन मिले। एक्सीडेंट्स को लेकर आपने पूरा सड़कों का जाल बिछा दिया, हम एक्सीडेंट्स को नहीं रोक पाए हैं, और उसको लेकर मुझे याद है भारत मंडपम में आपने डाटा भी था राज्य सरकारों के मुखियाओं को, ये भी कहा था कि मैं डेटा रिवील कर दूंगा अगर तुम लोग, तो आपने बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स भी बनाए हैं, आपने बहुत मुहिम करी, आपने खुद अपने नागपुर में एक्सीडेंट्स को 50% कम कर दिया, लेकिन देश भर में एक्सीडेंट्स आज भी उसी से हो रहे हैं। मैं आपको एक अनुरोध करूंगा, जगदीश जी से भी अनुरोध करूंगा कि कौन से राज्य में कितने एक्सीडेंट होते हैं जी सर, और कौन से स्पॉट पर होते हैं, उसका डाटा मैं आपको दे दूंगा सर। बिल्कुल, मैं स्टोरी कर और आप स्टोरी बना दो। बिल्कुल सर, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी की बुराई को करने में मैं बोलूं, लेकिन सर और ये सच्चे यानी देखो, देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है। अब 7-2% डेथ 18 से 45 साल के लोगों की होती है। 3% जीडीपी का नुकसान होता है। 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो 10,119 उनका डेथ हर साल होता है। नॉन हेलमेट न लगाने के कारण 54,122 लोगों का डेथ होता है। सीट बेल्ट न लगाने के कारण 14,466 लोगों का डेथ होता है। ओवर स्पीडिंग के कारण 1.2 लाख डेथ्स होती है। और अदर मेजर कॉजेस, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ड्रंक ड्राइविंग, मोबाइल फोन। अब ये सब है कि इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें हमने सब सुधार कर दिए, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक लगा दिए, भारत एनकैप शुरू किया। अभी तो वर्ल्ड में से 38 गाड़ियां चेकिंग के लिए हमारे यहाँ आई है, इतना हमारा स्टैंडर्ड अच्छा है, भारत एनकैप स्टार रेटिंग। फिर हमने इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग कर दी। फिर हमने रोड इंजीनियरिंग में 350 लैंडस्लाइड स्पॉट थे, इस पर स्टोरी करिए आप। बिल्कुल, हमने 280 स्पॉट दुरुस्त कर दिए, वहां अब लैंडस्लाइड का कुछ नहीं। और 40,000 करोड़ जो एक्सीडेंट होते हैं वो ब्लैक स्पॉट हमने सुधारे, और सुधारने की जरूरत है क्योंकि हमारे डीपीआर डिफेक्टिव है। अब इसके बाद में ये सब कुछ करने के बाद में भी रोड इंजीनियरिंग होगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होगा। फिर इन्फोर्समेंट, इसमें हमने लॉ कड़क बना दिया। अभी तो ऐसा लॉ बनाया है कि आपके पॉइंट्स होंगे, आप 3 बार अगर वायोलेशन करोगे तो आपके पॉइंट माइनस होंगे। अगर आपने रॉन्ग साइड गया वो ड्राइवर तो इतने पॉइंट माइनस, फिर रेड सिग्नल पे गाड़ी चलाई फिर पॉइंट माइनस, और तीसरे बार उसका लाइसेंस 2 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगा। तो अब हमने कड़क नियम भी बनाए, फाइन भी बढ़ाए, फिर भी लोग सुधरते नहीं। महिलाएं भी अपने बच्चों को गोद में उठाकर वो क्रॉसिंग पे कूद के जाती है। फिर मैंने हमारे इंजीनियर्स को कहा कि हिंदुस्तान का हर महिला पुरुष ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड के एथलेटिक्स प्लेयर ऐसा समझकर बीच में ऐसे लगाओ और ऐसे कांटे लगा दो कि ताकि कूदेंगे, कूद नहीं सके। अब ये जो ह्यूमन बिहेवियर है, स्कूल के सामने बच्चे क्रॉस करते हैं वहां की स्थितियां, तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये हमारी समस्या है। और ह्यूमन बिहेवियर को बदलने के लिए हम बहुत अच्छे, हमारा एक जरूर आज सुनाइए, हमारा एक रोड सेफ्टी का गीत है, शंकर महादेवन ने गाया, वो 22 भाषा में किया है हमने, अब स्कूलों में बजने लगा। आपने अमिताभ बच्चन जी के साथ रोड सेफ्टी का भी अभी प्रोग्राम अभी अमिताभ बच्चन और विकी कौशल और आलिया भट्ट और मैं, ऐसा प्रोग्राम दिन भर शूटिंग हुआ। तो एक दिल्ली की महिला थी, उसका लड़का मर गया, उसने जब अपनी कहानी बताई तो आलिया भट्ट स्टेज पर रोने लगी, उसके बोल नहीं पाई वो। बिल्कुल सर। तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा कि देखो कैसी स्थिति है। बिल्कुल सर। फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जान अभी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रूल्स ऑफ द रोड का हमने पालन करना चाहिए। कहीं से भी घुसना, कहीं भी मोबाइल पे बात करना, आप लोगों में भी बोलना नहीं चाहिए। एजुकेटेड लोग भी गाड़ी चलाते ऐसा ऐसा करते हैं, ये क्यों करते हो आप मोबाइल फोन पे क्यों बात करते हो?
आप स्कूटर पे और कार चलाते मत करिए। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं अब लोगों का ह्यूमन बिहेवियर बदलने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। स्कूल के बच्चों के लिए हमने लेसन्स तैयार किए हैं, अब स्कूल में प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हमने गीत बनाए रोड सेफ्टी के, हमने कार्टून बनाए, छोटी फिल्म बनाई, हम मीडिया में कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपको भी प्रार्थना है कि लोगों का ये ह्यूमन बिहेवियर बदलने के लिए आप भी हमको सहयोग करिए, ताकि हम वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। अभी आप सबसे ज्यादा मौतें हो रही है, जी ये तालियां मत बजाइए इसके ऊपर, ये अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल। और मैं आपको यानी बड़े दुख के साथ स्वीकार करता हूं कि मैं 12 साल में सब कोशिश करने के बाद में भी इस स्थिति को मैं सुधार नहीं सका, ये मैं स्वीकार करता हूं। अभी आपने पोल्यूशन का भी जिक्र किया था, सिरसा साहब हमारे साथ हैं, मुझे लगता है आपने एक अपनी जिम्मेदारी ली थी कि पोल्यूशन ऑयल पेट्रोल की वजह से है, सिरसा जी के कंधे पे भी पोल्यूशन कम करने की जिम्मेदारी है दिल्ली की। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसका सर सोल्यूशन, क्योंकि यू आर मैन ऑफ सोल्यूशंस, आप ही निकाल सकते हैं, और ये एनसीआर के 4-5-6 करोड़ जो लोग हैं उनकी तरफ से सवाल है। और सवाल ये है सर कि आप देहरादून तो मुझे 2.5 घंटे में पहुंचा देते हैं, आप मुझे दिल्ली 2.25 घंटे में पहुंचा देते हैं, लेकिन सर अगर मुझे नोएडा से दिल्ली आना है तो मुझे वही 2.25 घंटे सड़क पे रहना होता है, और उस 2.25 घंटे में मुझे कभी तो फोन करना पड़ेगा सर ड्राइविंग करते हुए, फिर एक्सीडेंट्स होंगे। सर ये बहुत पीड़ा की बात है, दिल्ली में आप सिर्फ नोएडा गुड़गांव की बात नहीं है सर, ये पीड़ा ये हमारी एक कमजोरी है जी कि हम लोग 10 रुपए का काम करते और 1 रुपए का बताते हैं। राजनीति में 1 रुपए का काम करके 10 रुपए का बैंड बचता है। अब आपको पता है कि दिल्ली एनसीआर में मैं कितने रुपए के काम कर रहा हूँ? जी कितना है सर? आप तो पिछले 12-11 सालों से दिल्ली एनसीआर की आपने पूरा धौला कुआं की सूरत बदल दी। कितने रुपए के काम कर रहा हूँ आपको पता है? सर नहीं, 1,60,000 करोड़ के काम कर रहा हूँ, ट्रैफिक बचाने को लेकर केवल दिल्ली एनसीआर में काम कर रहा हूँ। अभी उसमें 60,000 करोड़ के काम पूरे हुए, और इससे ट्रैफिक को निजात मिलेगा सर? हाँ बिल्कुल मिलेगा। जी। पर दिल्ली में एक है कि अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, जी तो ये मेरा काम नहीं था, ये हरियाणा सरकार और दिल्ली के सरकार का था, दोनों का झगड़ा था, हो नहीं रहा था। 35 करोड़ रोड मैंने ले लिया, मुझे लगा कि 200-300 करोड़ का होगा। जब गए तब मैंने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया तो 8,000 करोड़ का बना, और स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट बना वो। अब फिर UR2 आया, वो भी मेरे गले में लगाया, वो मेरा काम नहीं था, वो DDA का काम था जी। वो रोड भी हमने बना दिया। अब दिल्ली का रिंग रोड हमने बनाया, तब सुप्रीम कोर्ट तक केस हुई। वो भूरेलाल जी और वो अपनी कौन थी नारायणन, एक्टिविस्ट थे अपनी, उनकी कमेटी बनाई थी, मैं मंत्री बना था। तो फिर मैंने वो पैसे दे नहीं रही थी दिल्ली सरकार उस समय की, फिर उत्तर प्रदेश सब मैंने अपने पैसे से पेरिफेरल रोड बनाया। अब दिल्ली में मैं टनेल्स बना रहा हूँ, रोड बना रहा हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मत बुलाइए, पर वो काम की लिस्ट लेकर एक बार उस पर कार्यक्रम कर दीजिए। बिल्कुल सर। तो और आपके अब साथ टनेल्स बना रहे हैं। अब ये जो सबसे बड़ा, ये तुम्हारा इनकी भी समस्या है, ये एयरपोर्ट जाते समय एक धौला कुआं था सर। वो धौला मुझे दिल्ली मालूम नहीं, धौला कुआं मुझे बहुत मालूम है। जब मैं पहली बार जब बीजेपी का अध्यक्ष बना तो सुबह के फ्लाइट से आता तो 9 बजे उतर के आधा घंटा धौला कुआं में ही देखता था, वही ट्रैफिक जाम। और वो धौला कुआं करते करते मेरे कितने बाल सफेद हो गए पता नहीं। अब फिर एक पुलिस स्टेशन था, फिर सक्सेना साहब को कहा, फिर पुलिस कमिश्नर ऑफिस में कोई PA था उसका, वो बोलता था जरूरत नहीं, वो जो कॉर्नर पे नहीं पलटते अपन। फिर अभी परवानगी मिली तो उसने कहा हमारे क्वार्टर भी बना दो, फिर हमारा ऑफिस भी बना दो। तो मैंने बोला मेरे लड़के की शादी है क्या, तुम्हारी जगह है तो सब बना दो। मैं लोगों का ट्रैफिक जाम से मुक्ति चाहिए। अभी वो परमिशन मिली, मैं 20 करोड़ की बिल्डिंग बना रहा हूँ और रोड की गाड़ियां हटाकर वहां पे। अब मैं दिल्ली में नेल्सन मंडेला से रोड वो बना रहा हूँ, गुड़गांव तक के काफी रोड बना रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है सर। तो अभी 2 साल के अंदर ये 1,60,000 करोड़ के काम पूरे होंगे, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। बहुत दिल्ली में इतने, अभी दिल्ली में अनाज से हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री है। हमारे देश में अभी परिवार नियोजन की जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता गाड़ियों के भी नियोजन करने की है।
अब एक आदमी अपना गाड़ी चला के निकलता है, हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैंने अभी एक स्कीम तैयार की है। एक बस आई है, पहली पायलट प्रोजेक्ट मैं नागपुर में कर रहा हूँ, टाटा कंपनी उसको कर रही है। वो फ्लैश चार्जिंग बस है, 135 सीटर, उसकी फिल्म भी दिखा दूंगा आपको यहाँ। वो बस जो है वो 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर उसकी कॉस्ट है, जो मेट्रो की 350 करोड़ है। एयर कंडीशन बस है, सामने से एंट्री है, बस में एयर होस्टेस जैसी बस होस्टेस होगी, चाय पानी नाश्ता मिलेगा, और बस 40-40 किलोमीटर के ऊपर से चार्ज होगी 5-10 सेकंड में, फिर चले जाएगी। और बस की कॉस्ट भी कम है, और उसमें एयर कंडीशन में बस का किराया डीजल बस की तुलना में करीब 30-35% कम होगा, सस्ता होगा। और जो गाड़ी के बजाय मस्त एयर कंडीशन में लैपटॉप बैठकर टीवी देखते हुए लोग जाएंगे, तो लोग अगर अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे तो ट्रैफिक कम होगा। अब मेट्रो बन रही है, पर मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 350 करोड़ है, और मैंने मेट्रो की कैपेसिटी वाला जो सॉल्यूशन लाया है, इसकी कॉस्ट 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। सर एक और चीज हो सकती है, जब तक ये 2 साल में आप कंस्ट्रक्शन इतना करा रहे हैं, एक ये कि हम गाड़ी खरीद पे कोई रोक लगा दें सर, जिस हिसाब से, या दूसरा ये कि जो तुम ऐसे कोई सुझाव मत दो जिसके कारण मेरी खुर्ची चली जाए। देखो, लोगों को उसी हद तक सुधारना जब तक हम कुर्सी पर रहेंगे। ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो लोग हमको कुर्सी से हटा देंगे। ये देश ऐसा ही चलता है। कल अगर यही पहला जगदीश जी कहेंगे, अरे मेरे को नई गाड़ी लेने के लिए गडकरी मना कर रहा है, अरे हटाओ इनको बोले। सर एक ये कि ये जो वीवीआईपी कल्चर है, 5 गाड़ी के आगे 4 गाड़ियों का काफिला, कुछ दिन तक ये रोक सकते हैं। मैं जयपुर गई सर, एक सड़क पे मैं 1 घंटा इसलिए नहीं आई क्योंकि नहीं आगे बढ़ पाई, क्योंकि 3 विधायक पहुंचे हुए थे जिनकी 15 गाड़ियां थी सर, एक गाड़ी के। इसका उपाय वो नहीं है जी, इसका उपाय कि हमारे यहाँ कुछ शहरों का ही विकास हो रहा है। अब जब मैं मुंबई में मंत्री था तो मैंने 55 फ्लाईओवर बनाए, वर्ली बांद्रा बनाया, ये अटल ब्रिज के परमिशंस मेरे काल में ली, और मैंने ये बात कर रहा हूं 98 की जी। तब मैंने कहा था कि मैं अटल ब्रिज बनाकर तीसरी मुंबई बनाऊंगा। अब ये सैटेलाइट सिटी है, दिल्ली है, जैसे मैंने अभी कहा कि भीड़ मुरैना खाली पड़ा, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, और वहां अगर फुकट में इंडस्ट्री मिल जाएगी तो नोएडा और गुड़गांव के लोग भाग के उधर जाएंगे, वहां एयरपोर्ट भी बनेगा, और 4 घंटे में दिल्ली ग्वालियर हो जाएगा, तो उधर डेवलपमेंट होगी। तो बैकवर्ड एरिया ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना, और जहां सेंट्रलाइजेशन हुआ है उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना। अब नए रोड पर नई टाउनशिप, नए ये लॉजिस्टिक पार्क, नए नए कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अभी दिल्ली में मैंने एक योजना बनाई थी, और वो ये जो सक्सेना जी के पहले जो एलजी थे जी, उनके साथ भी चर्चा हुई थी। वो योजना थी कि दिल्ली के रोड को 16 जगह पर रेलवे क्रॉस होती है, तो मैंने वो रेलवे दिल्ली के बाहर रिंग रोड पर 16 जगह पर कंटेनर के डेपो बनाए थे कि कंटेनर दिल्ली में आएंगे नहीं। फिर मैंने होलसेल किराना, होलसेल फ्रूट, होलसेल वेजिटेबल, सबके मार्केट पेरिफेरल रोड पे ले जाने की बात की थी। फिर स्टील सीमेंट के गोडाउन उधर चले जाएंगे, दिल्ली के बड़े बड़े मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वहां चले जाएंगे, तो दिल्ली में लोग आना ही नहीं पड़ेगा। अब दिल्ली को जब तक दिल्ली से मार्केट बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली से रेसिडेंशियल कॉलोनी जो है उसमें भी कुछ अलग अलग पॉकेट्स खड़े करने पड़ेंगे। अब लोग झोपड़ी में क्यों रहते हैं, वो घर रह नहीं सकते, फिर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके लोग उसमें रहते हैं, फिर छोट के लिए हम उसको रेगुलराइज करते हैं। तो हम पहले से ही अलग अलग जगह पर गरीबों के लिए अगर रोड बना, अभी मैं स्मार्ट विलेज बना रहा हूँ, ओके सर, तो मैंने 5 लाख रुपए का घर बना रहा हूँ 1000 घरों में, और 550 स्क्वायर फीट का है, और लाइफ लॉन्ग बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, तो गरीब लोग को अफोर्ड कर सकता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये अगर बनेगा तो लोग यहां नहीं आएंगे। तो विकास का विकेंद्रीकरण करना, डिसेंट्रलाइजेशन करना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आवश्यक है। बिल्कुल सर। गांवों को समृद्ध संपन्न करना, एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सेक्टर को मजबूती देना, और धीरे धीरे चलो गांव की ओर। और ये बात करना, मेरी मर्यादा कम है, पलायन का इलाज बता रहे हैं। हाँ, मैं तो मेरे क्षेत्र में जहाँ काम कर रहा हूँ
तो मैं ये ऑर्गेनिक फार्मिंग किसानों में काम करता हूँ। राइट। मुझे 16 डिलीट डॉक्टरेट मिली है और मैं रोड का ये काम ही नहीं करता। 80% में साड़ियाँ बनाता हूँ हैंडलूम की, मैं टसर की साड़ी बनाता हूँ। मैं 1 किलो का प्याज हुआ मेरे यहाँ, 1 किलो 400 ग्राम का बैंगन हुआ, तो मैं सब्जियां तैयार करके, मैं संतरे के लिए टेक्नोलॉजी, ऐसे अभी एआई है मेरे पास। मैं माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से मेरे खेती का फोटो निकाल के मेरे मोबाइल पे आता है। मेरे खेत में वेदर स्टेशन है और उसके साथ मॉइस्चर गिनने का स्टेशन है, और मुझे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल भेजता है कि आज आपके खेत में पानी कम है, अभी पानी दो, अभी आपको 8 दिन के बाद ये डिसीज आने वाला है। तो एआई इन एग्रीकल्चर, ये 1000 किसानों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे गाँव में पैसा आएगा, गाँव में युवाओं को रोजगार मिलेंगे। ये बायोफ्यूल क्या है? ये किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता, ऊर्जा दाता नहीं ईंधन दाता, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता, बिटुमिन दाता नहीं हाइड्रोजन दाता। गांव में किसान बनेगा तो कौन झक मारने के लिए दिल्ली मुंबई आने वाला है? बिल्कुल। अगर उसको पैसा मिलेगा तो कोई नहीं आएगा। एक हाईवे का हम जिक्र कर रहे थे सर, हाईवे में आपने 2021-22 में बहुत अच्छी प्रगति की, 12 किलोमीटर से आपने 37 किलोमीटर प्रति दिन का कर दिया था, लेकिन वापस से डिले आया। इसकी वजह क्या है और आगे का विजन क्या है आपका? क्यों ये डिले क्यों आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विकास में प्रगति? पहले हाईवे का क्या होता था, 10% लैंड पर अपॉइंटमेंट डेट मिलती थी। राइट। हमने नियम बनाया कि 90% जगह मिले बिना, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का क्लियरेंस हुए बिना, रेलवे से लेकर सब यूटिलिटी शिफ्टिंग के क्लियरेंस हुए बिना हम अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं देंगे। तो काम अटक गए। 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए कि जो मैं अपॉइंटमेंट डेट नहीं दे सकता। काम चल रहा। अभी पूना में मैं 50,000 करोड़ के 5 पुल बना रहा हूँ। नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, एक ही पिलर पर, उसमें फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो मंजूर भी कर दिए। अभी 15 दिन में हम भूमि पूजन कर रहे हैं कि अभी क्लियरेंसेस हो गए। एक पूना में 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर बना रहा हूं। ये दिल्ली में भी बन सकते हैं, पर लैंड एक्वायर्ड कौन करेगा? तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम में जो दिक्कतें थी हमने दूर की, उसके कारण डिले हुआ है। पर अब पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अभी पैसा इतना, भी 24 तारीख को मैं फिर इनविट मॉडल में लॉन्च कर रहा हूँ। बरसात पड़ती है पैसे की। अभी हमारे पास जो हमने इनविट मॉडल किया था पिछला, बिल्कुल सर, जिसमें पब्लिक पार्टनरशिप, तो 7 दिन का टाइम था। 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मुझे दौड़ के जाके मुझे बंद करना पड़ा। अभी मैं 24 मार्च को सुबह 9 बजे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बेल बजाकर मेरा बॉन्ड इशू लॉन्च करूंगा। आप देखना 4 घंटे में चमत्कार। और दूसरी बात जो जगदीश जी सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अब विदेशी लोगों के पैसे से हाईवे बनाना नहीं चाहता। मुझे बड़े लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अब मैं पत्रकार, कांस्टेबल, छोटे छोटे कर्मचारी, कामगार, उनके लिए मैंने इनविट मॉडल खोला है। मैं 1 साल का इंटरेस्ट 8.05% इंटरेस्ट दूंगा। वो इंटरेस्ट मंथली आपके अकाउंट में जमा होगा। और जो इनविट में आपने बॉन्ड लिया है 100 रुपए का, जो मैंने 2 साल पहले बेचा था, उसकी कीमत 140 हुई है। यानी आपको 18% से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो मैं हिंदुस्तान के गरीब लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि आप बैंक में डिपॉजिट मत रखिए। NHI का AAA रेटिंग है, कोई पैसे की चिंता नहीं। आप पैसा इन्वेस्ट करिए और 20%, 18%, 22% साल का रिटर्न लीजिए और घर में बैठ के कमाई करिए और आराम से रहिए। और गरीबों के पैसे से रोड बनाना। अब मुझे बैंकों से भी नहीं पैसे चाहिए, बड़े लोगों से नहीं चाहिए। आखिरी बात आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं पार्लियामेंट संसद आती हूँ तो आपका कमरा भरा रहता है, लोग सड़कें मांगते रहते हैं आपसे। आप अक्सर एक बात कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं अपनी सड़कों से चुनाव जिता दूंगा। आपसे ये सवाल है कि आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें खासतौर पे बंगाल जहां बीजेपी अभी तक नहीं आ पाई, आसाम है, या आपकी सड़क आपको दक्षिण में विजय दिला पाएगी या नहीं? देखो, राजनीति को विकास के साथ नहीं जोड़ना चाहिए जी। अब आसाम की बात कर रहे हो। अभी मैंने 19,000 करोड़ की इमेज टनल ब्रह्मपुत्रा के नीचे में नुमालीगढ़ के पास, वो अभी हम लोग मंजूर कर रहे हैं। फिर काजीरंगा में 8,000 करोड़ का एलिवेटेड रोड हमने मंजूर किया। 17,000 करोड़ का ये गुवाहाटी का रिंग रोड मंजूर किया। अब मैं आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में ही तो 5 लाख करोड़ के काम कर रहा हूं। और मैं ये छोटे बात नहीं करता कि हमको वोट दो इसलिए हम रोड बना रहे, वोट दो। ये देश हमारा है, देश के लिए काम करने का हमको मौका मिला है।
हम जात पंथ धर्म भाषा और राजनीति से ऊपर उठकर देश का विकास करना चाहते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जो वोट देगा उसका भी नहीं देगा उसका भी सब जगह काम करेंगे ये बात तो और आपने देश को आगे लेकर जाएंगे। अब जनता माई बाप है, उनको लगेगा अच्छा तो देंगे वोट, नहीं तो नहीं देंगे, पर हम काम करते रहेंगे, उसमें क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि हम सब निवेश कर सकेंगे एनएचएआई में, जिसमें सर ने कहा कि घर बैठ के अब आप कमा सकेंगे। 24 मार्च को मेरा इनविट मॉडल लॉन्च हो रहा है और मैं बड़े लोगों को नहीं कह रहा हूं, इनकम टैक्स पेई को नहीं कह रहा हूं, जो छोटे कर्मचारी है सैलरी वाले वो इनविट बॉन्ड खरीद ले, आपको 8.05% ईयरली वो मंथली आपके अकाउंट में जमा होगा और आपको 20% से ज्यादा, क्योंकि इनविट बॉन्ड की कीमत बढ़ती रहती है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। आपके मुझे पैसे की कमी नहीं बना, ये गलती मत समझना। मेरे जेब में 15 लाख करोड़ पड़े, मैं पैसा नहीं खर्चा कर पा रहा हूं, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं, मैं कोई बैंकों के चेयरमैन को मिलने के लिए भी समय नहीं देता, पैसा बहुत है भैया। मैं अब गरीबों के लिए मामला बता रहा हूं, आपके इंटरेस्ट में आप जरूर करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।